हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने लेके आया हूं मेवाड़ पार्ट 8। दोस्तों, इससे पहले हम मेवाड़ के 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देख लीजिए। एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है। हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल है वो देख रहा है, हो सकता है कि कोई बिगिनर है जिसको कंपटीशन का सी भी पता नहीं है, वो अभी भी उसने कंपटीशन शुरू किया है। ठीक है, तो मैं क्या है कि जीरो के लेवल से ही सबको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है कि जब तक आप पिछला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन होगा दोस्तों वो हमारा छोटा सेशन होगा। रीज़न ये है कि दोस्तों 7 पार्ट में हमने जितने जो शासक थे, जो इम्पोर्टेंट शासक थे, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और आज के जो पार्ट के अंदर हमारे लगभग 3 से 4 शासक होंगे जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, 3 या 4 शासक होंगे जिनको हमें पढ़ना है, और जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं फिर भी मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है आज का सेशन 8 मिनट का 10 मिनट का हो। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट होते ही तो आपका मेवाड़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आप सब नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, और नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो आज आपका मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप देखना, एक बार इसको रिवीजन करके देखना कि आपके जो नोट्स है वो कितने अच्छे प्रॉपर रूप से तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना खराब करे सीधे चलते हैं पॉइंट के ऊपर। सरदार सिंह जी। दोस्तों, सरदार सिंह जी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो लास्ट जो वीडियो थी वो छोड़ी थी भीम सिंह जी के ऊपर। ठीक है, भीम सिंह जी क्या होता है, भीम सिंह जी का एक बार मैं रिव्यू दे देता हूँ पिछले वाला। कि दोस्तों क्या होता है कि ना, भीम सिंह जी की बेटी थी कृष्णा कुमारी, मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी। ठीक है, और उसकी जो सगाई थी कृष्णा कुमारी जी की सगाई, वो किसके साथ में हो गई थी, मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में। ठीक है, मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में शादी होने के बाद में, मतलब सगाई होने के बाद में क्या है कि भीम सिंह जी होते हैं मारवाड़ वाले, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में जो कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है वो क्या करते हैं, आमेर के जगत सिंह के साथ में कर दी जाती है। आमेर के जगत सिंह के साथ में शादी करने के कारण जो मारवाड़ के भीम सिंह के भाई होते हैं मान सिंह, जिनको सन्यासी राजा कहा जाता है, वो क्या है, इस चीज़ के ऊपर आपत्ति लगाते हैं, आपत्ति करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा गलत कर रहे हो आप। तो इस कारण से क्या है, आमेर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के बीच में एक युद्ध होता है। किस लिए, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। ठीक है, तो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। ये कब हुआ था दोस्तों, 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, याद रखना, मारवाड़ के मान सिंह जिनको सन्यासी राजा कहा जाता है। ठीक है, और जगत सिंह जो कि आमेर के शासक थे। ठीक है, तो गिंगोली का युद्ध हो गया। ये हमने पिछला आपको रिव्यू दे दिया। ठीक है, तो पिछला रिव्यू कंप्लीट हो गया। अब चलते दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, सरदार ये भीम सिंह ने क्या किया था, भीम सिंह ने संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ में। और एक चीज़ और, फिर क्या होता है कि जब दोनों के बीच में युद्ध होता है, गंगोली का युद्ध होता है दोनों के बीच में, तो फिर इसमें जगत सिंह जीत जाते हैं। जगत सिंह जीतते हैं और मारवाड़ के मान सिंह हारने के बाद में पुनः वापस युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। जगत सिंह के साथ में और भीम सिंह के साथ में अमीर खां पिंडारी भी होते हैं। और अमीर खां पिंडारी क्या करते हैं, ये बात जाके उनको फिर से बोलते हैं भीम सिंह को, क्या है, मान सिंह वापस पुनः युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो भीम सिंह क्या करते हैं, अपनी पुत्री को जहर दे देते हैं। ठीक है, कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं, वो ये होता है कृष्णा कुमारी विवाद। तो फिर क्या है कि कृष्णा कुमारी खत्म हो गई। तो इस कारण से क्या है कि जगत सिंह और मारवाड़ की जो मेन वो लड़ाई किस लिए हो रही थी, कृष्णा कुमारी को लेके, तो वो कृष्णा कुमारी की मृत्यु के बाद में क्या हो गया, वो वैसे विवाद समाप्त हो गया। तो कुल मिला के ये था कृष्णा कुमारी विवाद, जिसको हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। बाद में भीम सिंह जी क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा पिछले पार्ट का रिव्यू। चलिए दोस्तों, अब आगे वाले पार्ट में शुरू करते हैं। दोस्तों, सरदार सिंह पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि इनसे पहले जवान सिंह जी भी आए थे। ठीक है, कौन आए थे, जवान सिंह जी। मगर जवान सिंह जी में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना लिख लीजिए, उनका शासनकाल आता है 1828 से 1830। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं आया इनके बीच में। फिर चलते हैं सरदार सिंह जी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने 1841 में, कब, 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किसके शासनकाल में की थी, तो सरदार सिंह के शासनकाल में। तो या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो सरदार सिंह के साल में। या मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी, तो 1841 में। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन जो मैं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए दोस्तों। ठीक है, कंटेंट की आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये सारा कंटेंट जैसा भी है वो एक से बढ़कर एक कंटेंट है। ठीक है, आप ना जब इसको नोट्स के रूप में मैं ये
मान के चल रहा हूँ कि आप सभी नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो नोट वगैरह करते रहिए और कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, और मेरे द्वारा बोले गए शब्द अगर इसमें उपलब्ध नहीं है तो आप उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। सरदार सिंह जी हो गए। अब दोस्तों देखते हैं स्वरूप सिंह जी, ठीक है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि कुंभा जी है, उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ये मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हराने के बाद में वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कीर्ति स्तंभ को, ठीक है। बाद में क्या है, आकाश से बिजली गिरने के कारण क्या है, आकाश में से बिजली गिरती है, वो विजय स्तंभ है ना, वो खंडित हो जाता है, ठीक है। तो विजय स्तंभ के खंडित हो जाने बाद में उनका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह जी ने कराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किन्होंने करवाया था, तो स्वरूप सिंह जी ने कराया था, ठीक है। इन्होंने मेवाड़ के स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। इन्होंने क्या है, मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। शाही है दोस्तों, ठीक है, सही नहीं है। तो मेवाड़ में इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलवाए थे, याद रखना, जिसमें एक तरफ चित्रकूट उदयपुर, दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ है। दोस्तों लगा लीजिए स्टार। दोस्तों ये ऐसे दो सिक्के हैं, एक तो क्या है कि उदयपुर में स्वरूप सिंह जी ने चलाए थे, दूसरा बीकानेर में भी ऐसे सिक्के आपको मिलेंगे जिसके अंदर है ना दोस्ती लंदन लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। और एक बार जब मैं सिक्के वाला जो टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा उस समय मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो इन्होंने क्या है, मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ है। ये स्वरूप सिंह जी ने 1840 में कन्या वध निषेध किया था। इन्होंने बोला था जो कन्या को मारना क्या है, अपराध होता है। इस कारण से क्या है, इन्होंने 1840 में कन्या हत्या पे प्रतिबंध लगवा दिया था, ठीक है। ये भी आप लगा के कर लेना। 1853 में डाकन प्रथा पे रोक लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। पूछा जाता है कि 1853 में डाकन प्रथा पे रोक लगा दी थी मेवाड़ में, तो उस समय शासक कौन थे, तो स्वरूप सिंह जी थे, ठीक है। 1861 में सती प्रथा पे भी, समाधि प्रथा पे भी इन्होंने रोक लगाई थी। सती प्रथा कौन सी होती है और समाधि प्रथा कौन सी होती है, आपको पता है दोस्तों? सती प्रथा ये होती है जिसमें क्या है कि पति की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी को क्या है, उनकी चिता के साथ में जो जिंदा जला दिया जाता है, तो वो होती है सती प्रथा। और समाधि प्रथा जो ज़्यादातर ना, इनका तो आपको पता ही होगा समाधि प्रथा का। दोस्तों अब देखिए आगे, 1861 में स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1861 में क्या होता है, स्वरूप सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी चिता के पास में इनकी पासवान एंजाबाई भी सती हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, 1861 में स्वरूप सिंह की मृत्यु होने के बाद में इनकी चिता के पास में क्या है, इनकी पासवान एंजाबाई भी सती हो जाती है। ये मेवाड़ महाराणा के साथ में सती होने वाली अंतिम महिला थी, याद रखना दोस्तों कि ना, अंतिम महिला सती होने वाली कौन थी मेवाड़ महाराणा के साथ में, तो एंजाबाई थी, ठीक है। तो ये स्वरूप सिंह जी हमारे कंप्लीट हो गए। स्वरूप सिंह जी में कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर, नहीं है तो चलते हैं आगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट भी कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए। आकाश से बिजली गिरने के कारण इन्होंने क्या किया था, ये विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण कराया था। स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, जिसमें क्या है, चित्रकूट उदयपुर, दूसरी लंदन लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे साथ में रिपीट करिए दोस्तों, मन में रिपीट करिए, बोल के रिपीट करिए, मगर रिपीट करिए, ठीक है। कन्या वध निषेध किया 1840 में। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी उस समय शासक ये गवर्नर कौन थे, ये डलहौजी थे, ठीक है। और फिर 1861 में सती प्रथा पे, समाधि प्रथा पे रोक लगाई थी। वो 1861 में इनके स्वरूप सिंह जी की क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी एंजाबाई इनकी पासवान होती है, वो क्या इनके पास चिता के पास में सती हो जाती है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जब आप पढ़ोगे दोस्तों इंडिया जीके के अंदर, तो उस समय आपको सती प्रथा के बारे में बहुत ही अच्छे से सब पढ़ने को मिलेगा। से मरण प्रथा, से गमन प्रथा, इसको भी कहा जाता है। सती प्रथा के अन्य नाम है दोस्तों। जब हम ये परंपराएं वगैरह पढ़ेंगे, कुरीतियाँ वगैरह पढ़ेंगे, जो टॉपिक कला संस्कृति का टॉपिक है, तो उसमें जब ये पढ़ेंगे तब आपको सती प्रथा उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कि राजा राम मोहन राय जी की जो भाभी थी, उनको क्या है, जिंदा जला दिया जाता था। फिर वो विलियम ये बेटी के होते हैं, उनसे क्या है सहायता वगैरह मांगते हैं, और उन्हीं के प्रयासों के कारण सती प्रथा पे रोक लगाई जाती है, ठीक है। बूंदी रियासत ने सबसे पहले रोक लगवाई थी हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर। इसके अलावा हो गया ये। अब चले दोस्तों आगे, सज्जन सिंह जी। दोस्तों देखिए, सज्जन सिंह को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। लगा लीजिए स्टार दोस्तों कि इंग्लैंड की महारानी ने मेवाड़ के किस शासक को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, तो सज्जन सिंह को ये उपाधि दी थी, ठीक है। सज्जन सिंह ने शासन प्रबंधन के लिए, मतलब शासन को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, मेंदर राज सभा की स्थापना की और सज्जन वाणी विलास की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसा आज का पाठ क्या छोटा है, इस कारण से। सज्जन सिंह को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद की उपाधि दी थी।
सज्जन सिंह ने शासन प्रबंधन के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना की और सज्जन वाणी विलास की स्थापना इन्होंने की थी। ये दोनों याद रखना दोस्तों, ठीक है, कि महेंद्र राज सभा की स्थापना और सज्जन वाणी विलास महल की स्थापना किसने की थी? सज्जन सिंह ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सज्जन सिंह जी कंप्लीट। ये अब लास्ट आते हैं दोस्तों फतेह सिंह जी, ठीक है। फतेह सिंह जी, इसके अलावा भोपाल सिंह जी, वो आप देख लेते हैं। फतेह सिंह जी, फतेह सिंह 1884 से 1921, ठीक है। इनका शासनकाल कब क्या था? 1884 से 1921। अब देखिए दोस्तों, उदयपुर में बहुत बड़ा बांध का इन्होंने निर्माण कराया था, ठीक है। और ये जो बांध था, ठीक है, इस बांध का जो नाम था वो कनौट बांध रखा। तो ये कनौट बांध क्या था दोस्तों? ब्रिटेन के राजकुमार थे कनौट, ठीक है, और उन्हीं के नाम पे फतेह सिंह जी ने क्या किया था? इस बांध का नाम रखा था कनौट ने। और कनौट क्या करते हैं बाद में इस बांध का नाम फतेह सिंह कर दी थे, ठीक है। फतेह सागर बांध बोलते थे इसको। आया कुछ समझ में? वापस समझा देता हूँ। उदयपुर में एक बांध का निर्माण इन्होंने कराया था और ब्रिटेन के राजकुमार कनौट उस समय यहाँ पे आए हुए थे और कनौट के नाम पे इन्होंने इसका नाम है कनौट बांध कर दिया था, ठीक है। पूछा जाए कि कनौट बांध कहाँ है, तो कनौट बांध कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है, जिसको वर्तमान में फतेह सागर बांध कहा जाता है, ठीक है। तो बाद में कनौट पे क्या करते हैं? इस बांध का नाम में चेंज करके फतेह सागर बांध कर देते, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे, इसी बांध के पास में क्या है? एक झील बनी हुई जिसको फतेह सागर झील कहते हैं, याद रखना। 1903 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटेन के एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक के समय, मतलब क्या है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आपने भारत का जीके वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने दरबार लगाया था। क्यों? कि ब्रिटेन के जो राजा थे जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, तो उनके राज्य अभिषेक के मौके पर दिल्ली में दरबार लगाया गया था, ठीक है। 1903 का समय था। और दिल्ली दरबार जब लगाया गया तो उस समय क्या है, सभी शासकों को आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया था कि आप आइए और ना राज्याभिषेक के मौके पर यहाँ पे प्रस्तुति दिए। अब दोस्तों देखिए, तो जो फतेह सिंह जी थे ये भी क्या है, दरबार में जाने को रेडी होते हैं, ठीक है, दरबार में जाने को रेडी होते हैं। तो इन्हीं के दरबार में एक होते हैं केसरी सिंह चुंडावत। तो केसरी सिंह चुंडावत जी जो होते हैं वो क्या है, इनको 13 शॉर्टें भेजते हैं, ठीक है, 13 जो लाइनें भेजते हैं, उन 13 लाइनों को सुनकर, याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। केसरी सिंह चुंडावत ने क्या किया था? चेतावनी चुंगटिया नाम से 13 शॉर्ट इनको भेजे थे, ठीक है, और जिनको सुनकर क्या है, ये दरबार में जाने से मना कर देते हैं। ये जो चेतावनी चुंगटिया जो है, ये हम अभी नीचे देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है जिससे सुनकर क्या है कि इन्होंने वहाँ पे दरबार में जाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये इसको बाद में ये हो गया कंप्लीट कि इन्होंने क्या है, दरबार में जाने से मना कर दिया। इनको पता चला कि मैं क्या हूँ, मैं ना, मेरे जो पुराने जो पूर्वज वगैरह है उन्होंने क्या क्या किया इस जगह के लिए, तो मैं वहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, मतलब उस प्रकार से मैं आपको अभी नीचे बताऊँगा कि क्या बात हुई थी, ठीक है। 1911 में जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के अवसर पर दिल्ली में एक बार फिर से दरबार आयोजित हुआ था। जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे यहाँ पे, तो एक दरबार फिर से लगा था यहाँ पे, मगर फतेह सिंह जी क्या करते हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाके उनसे हाथ मिला के वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, एक तो ये पूछा जाएगा कि जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? मेवाड़ के किस शासनकाल में हुआ था? तो फतेह सिंह जी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन और बना है कि दोस्तों 56वें अकाल इनके शासनकाल में पड़ा था। 56वें अकाल किस मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में पड़ा था? तो फतेह सिंह जी के शासनकाल में पड़ा था। कब पड़ा था? 1899 से 1900। ये आप नोट कर रहे हो ना दोस्तों, ठीक है, तो नोट वगैरह भी करते रहना। फिर देखिए लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा फिर, ठीक है। भोपाल सिंह शासनकाल क्या है? 1921 से 1948, मतलब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। भूपाल सिंह 1921 से 1948। एकीकरण के दौरान अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो भूपाल सिंह थे, याद रखना, ठीक है। एकीकरण के दौरान अंतिम महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह जी थे, ठीक है। ये था आपका मेवाड़ दोस्तों। मेवाड़ हमने अच्छे से देख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों, ठीक है। सारे टॉपिक हमने सारे राजाओं को अच्छे से देख लिया है और जल्दी में क्या है, क्वेश्चन सीरीज वगैरह लेके आऊँगा तो उसको हल करेंगे। तो गलती से भी एक आधा पॉइंट अगर हमारा रह गया हो तो उस क्वेश्चन में हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप सच में देखेंगे कि यहाँ पे आपने अपना समय डाल के बहुत ही, मतलब ना, कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। आपको यहाँ से कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, बस क्या है, हमारे साथ में जुड़े रहिए। और वर्तमान में जो समय चल रहा है कोविड-19 का, तो इस कारण से सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों की जान बचाना। तो इसलिए एग्जाम सारे स्थगित है, तो इसलिए आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
जितना हो सके अपने आप को संवारने में लगा लीजिए, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को संवारने में लगाइए और अपना सपना पूरा करने में लगाइए, क्योंकि अब्दुल कलाम जी दोस्तों बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, ठीक है, सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते दोस्तों, ठीक है। तो सपनों को पूरा करना है दोस्तों। हर इंसान, आज हमारे मेरे साथ में जो पर्सन जुड़े हुए हैं, तो वो कोई सोचता है कि मैं पुलिस वाला बनूं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, सबका अलग अलग सपना होता है दोस्तों। मगर उन सपनों को देखने के साथ में हमें उस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। और जब तक हम ना सपने को पूरा नहीं करते तो ना इस बार हम सब जॉब लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये शपथ लेके चलिए दोस्तों कि ये मैं जो भर्ती दे रहा हूँ, ये भर्ती हमारी अंतिम भर्ती होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, भूपाल सिंह जी हमने देख लिया। अब मैं आपको चेतावनी चुंगटिया बता देता हूँ कि चेतावनी चुंगटिया क्या है, जिसको सुनने के बाद में ये इन्होंने दरबार में जाने से मना कर दिया था, ठीक है, फतेह सिंह जी ने। चेतावनी चुंगटिया दोस्तों देखिए, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी है? केसरी सिंह बारट ने लिखी है। किसके लिए लिखी थी? फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोकने के लिए। देखिए, पग पग भमिया पहाड़ा धर छांड रखियो धर्म, ठीक है। महाराणा मेवाड़ हृदय बस्या हिंद हिंद रे। मतलब क्या है दोस्तों इस चीज़ का, कि भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा नंगे पैर पहाड़ों में घूमे हैं। घास की रोटियां इन्होंने खाई है, फिर भी इन्होंने हमेशा अपने धर्म की रक्षा की थी, ठीक है। मातृभूमि के गौरव के लिए वे कभी कितनी ही बड़ी मुसीबत से विचलित नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने हमेशा मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। वो कभी किसी के आगे नहीं झुके हैं। इसलिए आज मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के जन जन के हृदय में बसे हैं। इस लाइन को समझ में आया दोस्तों? देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली केसरी सिंह बारट ने, ठीक है। कि जो राजा थे वो क्या है, इतनी भयंकर मुसीबतें सही थी, उन्होंने नंगे पैर पहाड़ों में घूमे थे, घास की रोटियां खाई थी, ठीक है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कभी किसी के आगे शीश नहीं झुकाया था, ठीक है। और आप क्या है, दरबार में जा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात बोली गई थी। फिर चलिए आगे दोस्तों, 13 सोटे थे जिनमें से ये पहला सोटा था। घना गलिया गमसाण राणा सदा रैया निडर। घना गलिया गमसाण राणा सदा रैया निडर, फेंकता फरमान हलचल कीम फतमाल हुए, ठीक है। दोस्तों देखिए कि अनगिनत भीषण युद्ध लड़ने के बावजूद भी, अनगिनत भीषण युद्ध लड़ने के बावजूद भी मेवाड़ के महाराणा कभी किसी युद्ध से ना तो विचलित हुए और ना ही कभी किसी से डरे। उन्होंने हमेशा निडरता ही दिखाई। लेकिन ये महाराणा फतेह सिंह आपके ऐसे सूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन के एक छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह की हलचल पैदा हुई, ये मेरे समझ से परे है। मतलब क्या है कि दोस्तों केसरी सिंह बारट जो है वो इनसे बात पूछते हैं कि इतने जो भीषण युद्ध हुए, इतने खतरनाक युद्ध हुए थे, उस युद्ध में कभी भी महाराणा कभी विचलित नहीं हुए थे। इतने जो शासक आपसे पहले हुए थे वो कभी विचलित नहीं हुए थे, कभी किसी से डरे नहीं थे, हमेशा कभी किसी के आगे शीश नहीं झुकाया, ठीक है। वो लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी, आप ऐसे सूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन के छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह हलचल पैदा हो गई, ये मुझे मेरी समझ से परे है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है उन्होंने बात बोली, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, कि गिरदा गंजा घमसाण घमसाण नहचे धरमाई नहीं, मावे मावे किम महाराणा गज दोसे दा गिरद में, ठीक है। दोस्तों वापस समझिए कि गिरद गजा घमसाणा नहचे धरमाई नहीं, मावे किम महाराणा गज दोसे रा गिरद में। मतलब क्या है दोस्तों कि मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा लड़े गए अनगिनत घमसान युद्धों में जिनमें हजारों हाथी और असंख्य सैनिक होते थे, उनके लिए धरती कम पड़ जाती थी कि आज वे महाराणा अंग्रेज सरकार द्वारा 200 गज के कक्ष में आयोजित समारोह में कैसे समा सकते हैं, क्या उनके लिए ये जगह काफ़ी है। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, उन्होंने क्या है केसरी सिंह बारट ने क्या किया था, फतेह सिंह को उनकी पुरानी जो धर्म की रक्षा है, उनके पुराने पूर्वजों के बारे में जितने भी है उनके बारे में बताया कि आप इतने अच्छे कुल में पैदा हुए और आप क्या करते हो, लॉर्ड कर्जन के दरबार के में छोटे से फरमान के लिए जा रहे होते। इस कारण से क्या है कि ये चीज़ें उनकी बात से परे। फतेह सिंह को जब ये चीज़ पढ़ते हैं तो उनको ये बात पता चलती है कि हाँ चीज़ जो है मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने क्या है दरबार में जाने से मना कर दिया दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत बड़ी है दोस्तों, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए दोस्तों, टारगेट राजस्थान के नाम से, आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी जो इससे पहले हमने 7 पार्ट पढ़े उन सब का लिंक भी आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहिए। और आप सब वो पढ़िए और सबको पढ़ने के बाद में देखिए कि आप लोग कैसे सिंह बारट जी की जो कहानी है उससे आपके अंदर क्या हिम्मत जागती है, क्या आपको और कैसा लगता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कैसे सिंह बारट के बारे में दोस्त सब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। अगला सेशन हमारा होगा राठौड़, ठीक है। तो मारवाड़ के राठौड़ हम पढ़ेंगे।